नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे आप वीडियो ज़रूर पूरा देखिए क्योंकि लास्ट पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पूरा वीडियो में इसीलिए मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ इस वीडियो में। पूरा वीडियो को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पेशेंस रखना ज़रूरी है। पार्ट 3 है। ठीक है, पहले 2 पार्ट हमने डिस्कस किया। यहाँ पे देखिए सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूज़ क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेडी टू प्राइवेटाइज द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका अराउंड 64% शेयर 1,000 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रही है बेचने का। ये तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकल के आते हैं देखिए। सबसे पहला है डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा है डाइवेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है देखिए, मैं पढ़ देता हूँ फिर समझा देता हूँ आपको। सेलिंग द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, कोई कंपनी का शेयर आपने बेचा, कंपनी और अ फर्म, विदाउट लूजिंग द ओनरशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या है देखिए, एक कंपनी है ए, ये एक कंपनी है और आप यहाँ पे हैं। तो आप इस कंपनी के, समझ लीजिए ये जो कंपनी है ये बहुत सारे बिजनेस है इसका। फार्मा का बिजनेस है, इंजीनियरिंग का बिजनेस है। ठीक है, इंजीनियरिंग। आप यहाँ पे समझ लीजिए एग्रीकल्चर का कोई बिजनेस है। ठीक है, और कोई सेक्टर में भी कोई बिजनेस होगा। तो ऐसे करके बहुत सारे बिजनेस लेके कंपनी खड़ी है। तो यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया, समझ लीजिए हर एक सेक्टर पे आपने इन्वेस्ट किया, फार्मा पे, इंजीनियरिंग पे, एग्रीकल्चर पे, हर जगह पे आपने इन्वेस्ट किया। तो अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है आपने पूरा नहीं उठाया, मतलब क्या है कि आपने, आपका जो पूरा शेयर था ना कंपनी ए में, ये तो कंपनी ये था, इसमें जो पूरा शेयर है आपका, आपने उसको नहीं बेचा। आपने कोई भी एक सब्सिडियरी जो फर्म है, कोई भी एक सब्सिडियरी जो फर्म है, सारे फर्म में तो आपने इन्वेस्ट किया। वहाँ पे कुछ कुछ पार्ट, समझ लीजिए इतना पार्ट आपने बेच दिया, लेकिन पूरा शेयर होल्डिंग आपने नहीं खोया। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब क्या होता है, सेलिंग द शेयर्स ऑफ अ कंपनी विदाउट लूजिंग द ओनरशिप, मतलब पूरा ओनरशिप आपने नहीं खोया, सिर्फ एक पार्ट को आपने बेचा। तब आता है वो चीज़ डिसइन्वेस्टमेंट के मतलब अंतर्गत। ठीक है, और डाइवेस्टमेंट में क्या होता है, डाइवेस्टमेंट वो चीज़ होता है, सेम चीज़, जहाँ पे आपने सिर्फ पूरा कंपनी के शेयर होल्डिंग को ही बेच दिया, या फिर ये जो सारे फर्म्स आपने देखे थे ना कंपनी ए में, ये जो सारे फर्म्स है, एक एक फर्म में पूरा ही आपने बेच दिया, इसमें पूरा ही आपने बेच दिया, इसमें पूरा ही आपने बेच दिया। मतलब यहाँ पे आपका कोई शेयर होल्डिंग है ही नहीं, 100% जो था आपका, आपने समझ लीजिए जितना भी परसेंटेज आपने शेयर खरीदा था सारा ही बेच दिया। तो उसे हम कहते हैं डाइवेस्टमेंट। बात समझ में आ गई। सेलिंग द एंटायर फार्म ऑफ सब्सिडियरी ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस को ही आपने बेच दिया, या फिर उसके सब्सिडियरी जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है, आप जहाँ पे ओनरशिप होल्ड करते हैं, उसको पूरा ही बेच दिया, तो वो कहते हैं डाइवेस्टमेंट। मतलब वो डाइवेस्टमेंट के अंदर आता है। बात समझ में आ गई। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट हो या डाइवेस्टमेंट हो, दोनों का ही एम होता है प्रॉफिट बनाना, क्योंकि शेयर को सेल करेंगे तो ही पैसा आपके पास आएगा। आपके पास अगर, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अगर फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, तब भी ये प्रोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज़ करती है ताकि थोड़ा पैसा बना पाए। ठीक है, लॉस मेकिंग कंपनी को ऐसे ही, मतलब पैसा बनाने के लिए वो डाइवेस्ट या फिर डिसइन्वेस्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, इंडिया इज ऑन द वे टू बिकम अ हब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ये होता है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इंडिया का बहुत ही अच्छा एक स्टेप हो रहा है, ये न्यूज़ है। यहाँ से पॉइंट क्या बनते हैं देखिए, सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए। सबसे पहला, ये जीके में मतलब आपके एमसीक्यू में 1 नंबर का आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एफसीईवी यानी कि फुल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये जो है पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल से चलेगा। ठीक है, ये है टोयोटा मिराई। ठीक है, टोयोटा मिराई, टोयोटा कंपनी का एक गाड़ी है मिराई, ये ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड इंडिया में पहला गाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, ये इंडिया बनाने का प्लान कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। मतलब क्या होता है देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन बनाना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस, बहुत सारा मशीन्स, इस तरीके का टेक्नोलॉजी का ज़रूरत होता है। तो इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा डिवाइस है जहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वर्ल्ड में अराउंड 2%, पूरा वर्ल्ड का ग्रीन हाइड्रोजन अराउंड 2% इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम से आता है। ठीक है, तो इंडिया भी इसको प्रिपेयर करने के रास्ते पे है। और पहला प्लांट जो सेटअप होगा वो कहाँ पे होगा, गुजरात पे होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, और ये जो सिस्टम होगा इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या इकोसिस्टम, इसका कैपेसिटी होगा 8 गीगावाट।
2025 तक प्लान है इसको कंप्लीट करने का। बात समझ में आ गई ना? देखिए 2% वर्ल्ड हाइड्रोजन यहाँ से मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। और इस नाम को भी याद रखिए, ग्रीनको इंडिया का एक कंपनी है, इसके बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये कंपनी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है इसमें इंडिया की तरफ से, इंडियन कंपनी है तो इंडिया की तरफ से बहुत बड़ा एक पार्टनर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है। ग्रे हाइड्रोजन, इससे पहले क्या था ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन होता है जब हाइड्रोजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अगर मैक्सिमम एमिशन हुआ हाइड्रोजन के साथ, तो इस पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसको हम कहेंगे ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछता है आप लोग ज़रूर आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा जीडीपी के टर्म्स पे। जीडीपी आपको पता है, थोड़ा जल्दी मैं बोल देता हूँ। देखिए जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल इनकम में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए ये जो बाउंड्री मैंने बनाया, ये कंट्री ए है, ये कोई कंट्री है, देश है ए। तो इसके अंदर चाहे कोई इंडियन कंपनी हो चाहे कोई फॉरेन कंपनी हो, दोनों ही मैन्युफैक्चर कर रही है। जैसे इंडिया में सैमसंग का ब्रांड्स मैन्युफैक्चर होता है, तो सैमसंग तो इंडिया का कंपनी नहीं है, साउथ कोरिया का है। तो इस तरीके से इंडिया का कोई कंपनी, रिलायंस हो गया, ऐसे सारे कंपनीज अगर कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो गुड्स और सर्विसेज जो एक कंट्री के बाउंड्री के अंदर तैयार होगा, उसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे। वो इंडियन कंपनी खुद तैयार करे या फिर फॉरेन कंपनी इंडिया में आके तैयार करे, मैटर नहीं करता। लेकिन इंडिया के बाउंड्री के अंदर ही, उस देश के बाउंड्री के अंदर ही वो जो भी कुछ मैन्युफैक्चर होगा गुड्स एंड सर्विसेज, वो जीडीपी में काउंट होगा उस देश का। बात समझ में आ गई? देखिए एनएसओ का, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ का डेटा के अनुसार 7% जीडीपी फोरकास्ट किया गया है 2022-23 के लिए, ठीक है। और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है 6.8%, ठीक है, ये मार्क कर लीजिए। और वर्ल्ड बैंक ने कितना बोला था, शायद आपको याद होगा, पिछले वीडियो में मैं बोला था 6.9%, ठीक है, इतना मार्क कर लीजिए। एग्रीकल्चर ग्रोथ बोला है कि 3.5% होने का चांसेस है। 2022 में था ये 3%, 2023 फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है इसमें 3.5 का मतलब प्रेडिक्शन है कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ इतना होगा। इतना ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए बस। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझिएगा, जिसके लिए वेट कर रहे थे कि अब देखिए यूएस, जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल रिजर्व है, उसने इंटरेस्ट रेट को कुछ चेंज किया, और उसका इम्पैक्ट इंडियन करेंसी पे क्या होगा इसके ही बारे में ये न्यूज़ है, ठीक है। यूएस फेडरल रिजर्व क्या होता है, जैसे इंडिया में आरबीआई है ना, इंडिया में, वैसे ये आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी ये आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है। इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई नाम है, उसका है फेडरल रिजर्व, ठीक है। न्यूज़ है, इंडिया का रुपी फिर से फॉल किया। पहले बोला था कि इंक्रीज किया था पिछले वीडियो में। अब देखिए इंडिया का रुपी फिर से 10% फॉल किया अगेंस्ट द डॉलर इन 2022 का एंड, मतलब दिसंबर में। इसका मतलब क्या है कि देखिए रुपी फॉल करने का मतलब क्या है, पहले समझ लीजिए $1 का एक्सचेंज रेट, मतलब $1 70 रुपये के करीब था, मतलब 70 रुपये देंगे तो $1 मिलेगा। और अभी समझ लीजिए कि $1 80 रुपये बन गया। तो मतलब क्या हुआ कि अब ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है ना $1 के लिए। पहले 70 रुपये देंगे $1 मिल जाएगा, लेकिन अभी 80 रुपये देंगे तो $1 मिलेगा। तो क्या हुआ, पैसा ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब यही है कि पैसे का डाउनफॉल हुआ। डाउनफॉल हुआ मतलब इसको क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कहते हैं इसको। और ठीक अगर उल्टा हो गया कि 80 से 70 रुपये हो गया, तो इसको कहेंगे एप्रिसिएशन, ठीक है। कम हो गया मतलब 70 की जगह अगर 80 रुपये में $1 खरीद रहे हैं तो उसको कहेंगे डिप्रिसिएशन। और अगर ऊपर जा रहा है मतलब क्या है कि पहले 80 रुपये में $1 मिलता था, अभी 70 रुपये पे मिलेगा, तो उसको कहेंगे एप्रिसिएशन। बात समझ में आ गई? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंडियन रुपी फॉल मतलब फेल हो रहा है, इट फेल 10%, मतलब क्या होता है कि डिप्रिसिएशन हुआ। ये क्यों हुआ, देखिए रीज़न एक है हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों का दाम बढ़ जाना। देखिए इस पे सब पे कोरिलेशन है, धीरे धीरे आएंगे हम। यूएस फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट जो चेंज किया, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। और ऑयल इंपोर्ट का बिल जो है बहुत हाई है, आपको पता है ना, इंडिया में 100% ऑयल ही इंपोर्टेड में आता है, 100% ऑयल। तो इंपोर्ट बिल अगर बढ़ जाता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे, CAD, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, थोड़ा मैं बोल देता हूँ कि इंपोर्ट, आपका जो पूरा देश का इंपोर्ट मतलब बाहर से जो आपने खरीदा, और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो गैप होता है ना, उसको ही करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि
इम्पोर्ट का खर्चा ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। मतलब जितना आ रहा है हमारे पास पैसा उससे ज़्यादा खुद से ही जा रहा है। तो डेफ़िसिट में चल रहे हैं ना हम, घाटती हो रहा है ना, इसीलिए हम करंट अकाउंट डेफ़िसिट कहते हैं, वरना करंट अकाउंट सरप्लस होता। ठीक है? तो उसके बारे में अभी नहीं जाएँगे। पहले देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ये जो न्यूज़ मैंने कहा इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। यूएस ने अपना, यूएस फेडरल रिजर्व यानी कि यूएस का आरबीआई जो है, उसने अपना इंटरेस्ट रेट को रेस किया। इंटरेस्ट रेट कैसा, जैसा आरबीआई के पास रेपो होता है ना, वैसे ही यूएस के पास भी अपना इंटरेस्ट रेट होता है जो वो रेस करता है। पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे, देखिए, यूएस फेडरल रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मतलब ये क्या स्टांस, मतलब किस तरीके का ये मनोभावना है उन लोगों का, तो इसे कहते हैं एग्रेसिव, AGGRESSIVE, एग्रेसिव स्टांस, एग्रेसिव स्टांस कहते हैं हम इसे। ठीक है, तो यूएस ने एग्रेसिव स्टांस लिया। तो इसके बारे में, इसके बाद क्या हुआ, अगर इंटरेस्ट रेट रेज कर दिया यूएस ने, तो इन्वेस्टर को बाहर से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से इन्वेस्टर को टुवर्ड्स यूएसए खींचेगा। क्यों खींचेगा समझ लीजिए। इंडिया में समझ लीजिए बहुत सारे देश से इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए। ये है इंडिया, ये है यूएसए, ये है इंडिया, ये है यूएसए। ठीक है, अभी इन्वेस्टर है, समझ लीजिए ये बाहर का इन्वेस्टर है, यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया, यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया। अब दोनों देश में इसका इन्वेस्टमेंट है, मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेनर है। तो ये क्यों इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट के लिए। अगर यूएसए इंटरेस्ट रेट को रेस किया, इसका मतलब क्या होता है कि यूएसए अभी ज़्यादा प्रॉफिट देगा, मतलब बॉन्ड्स पे, उन लोगों के शेयर्स पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा और ज़्यादा होगा। और इंडिया ने उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट को रेस नहीं कर पाया, तो क्या होगा कि ये इन्वेस्टर ऑब्वियसली अपना इन्वेस्टमेंट को इधर लेके जाएगा ना, क्योंकि इसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा यूएसए में। इंडिया में तो उतना नहीं मिलने वाला। यही मेन चीज़ है कि इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द यूएस। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर इन्वेस्टर इंडिया को छोड़ के अपने इन्वेस्टमेंट को इंडिया से विड्रॉ करके जा रहा है यूएस की तरफ, तो इंडियन इक्विटी बिकम्स लेस अट्रैक्टिव टू द फॉरेन इन्वेस्टर। ये तो है। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि शेयर्स, स्टॉक्स, शेयर में जो इन्वेस्ट हो रहा है वो इंडिया की तरफ कम होके यूएस के स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा बनेगा, इंटरेस्ट रेट हाई है। बात समझ में आ गई। तो अगर इंडिया का इक्विटी लेस अट्रैक्टिव बन जाता है, तो क्या होगा, इन्वेस्टर पुल्स आउट द डॉलर फ्रॉम इंडिया। इस बात को समझ लीजिए। इन्वेस्टर इंडिया को छोड़ के जाएगा, तो अगर इन्वेस्टर इंडिया को छोड़ता है तो वो क्या लेके जाएगा, डॉलर लेके जाएगा ना। क्योंकि जब एक इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट किया था, उसने जब इंडिया में इन्वेस्ट किया था तो किस करेंसी में किया था, डॉलर लेके आया था वो। आरबीआई को डॉलर दिया था, आपको मैंने पहले बोला। तो आरबीआई उस डॉलर के बदले में डॉलर खुद ले लेगा, डॉलर के बदले में रुपी देगा, क्योंकि इंडिया में रुपी चलता है। तो ये इन्वेस्टर, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है, ये रुपी लेके इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया के पास डॉलर का जो वैल्यू है, डॉलर का जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर ने डॉलर दिया इंडिया को और रुपी डिमांड किया, उस रुपी से इंडिया में शेयर खरीदेगा। बात समझ में आ गई। तो अभी अगर यही इन्वेस्टर निकल जाता है इंडिया से, निकल जाता है, ही गोज आउट ऑफ इंडिया, उसका मतलब क्या है कि वो डॉलर लेके जाएगा ना, आरबीआई को पूछेगा मुझे मेरा डॉलर दे दो, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इंडिया एंड आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन यूएसए। बात समझ में आ गई। तो अगर डॉलर खींच लेता है ये इन्वेस्टर, उसका मतलब रुपी फिर से इंडिया को लेना पड़ेगा, आरबीआई को डॉलर वापस करना पड़ेगा, रुपी खींच लेगा। तो क्या हुआ, इंडिया के पास डॉलर का रिजर्व कम हो जाएगा ना। बात समझ में आ गई। इसीलिए इन्वेस्टर पुल्स आउट डॉलर फ्रॉम इंडिया। बात समझ में आ गई। तो इंडिया का रिजर्व जो है वो रिड्यूस होता रहेगा। क्लियर हो गया कैसे, डॉलर डॉलर का जो रिजर्व है इंडिया का कैसे रिड्यूस होगा। बात समझ में आ गई आपको। फिर देखिए, अगर डॉलर कम हो जाता है तो रूपी कैसे फॉल करेगा, ये चीज़ समझिए। इंडिया में इंडिया में जब कोई इन्वेस्टर पैसा बाहर खींच लेगा तो वो डॉलर मांगेगा, डॉलर का डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टर अभी निकलने वाला है इंडिया से, तो वो अपना डॉलर वापस ले लेगा, शेयर को बेच देगा और पैसा इंडिया को वापस दे देगा। तो इंडिया में पैसे का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पैसा उसके पास आ रहा है, डॉलर जा रहा है इंडिया से, इन्वेस्टर डॉलर ले रहा है। तो अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो कोई भी चीज़ का अगर अमाउंट बढ़ जाता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। इसीलिए इंडिया में रुपी का जो वैल्यू है वो
फॉल करता रहेगा। बात समझ में आ गई? रुपी फॉल करता रहेगा क्योंकि डॉलर का डिमांड, इन्वेस्टर, सारे वर्ल्ड के इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्ट किए वो डॉलर खींच रहा है क्योंकि डॉलर लेकर यूएसए में जाएगा, तो डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, तो रुपी का डिमांड कम हो रहा है, इसलिए रुपी फॉल कर रहा है। बात समझ में आ गई? अब जब रुपी फॉल किया तो इंपोर्ट कॉस्टलियर बन जाएगा। ये कैसे बनेगा, इसको समझिए। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि बाहर के देश से, ये रहा इंडिया, बाहर के देश से आपने जो चीज़ खरीदा वही हो गया इंपोर्ट। तो आप अगर इंपोर्टर है तो बाहर से, फॉरेन कंट्रीज से आप चीज़ें खरीदेंगे। तो जब चीज़ें खरीदेंगे तो किस किस करेंसी में खरीदेंगे? डॉलर में। आप लोग डॉलर में पे करेंगे, मतलब इंडिया से ही कन्वर्ट करेंगे अपने रुपये को डॉलर में खरीदेंगे और चीज़ें लाएंगे इंडिया में। आप समझिए, जब एक डॉलर जब 70 रुपये का था और एक डॉलर जब 80 रुपये का हो गया, तो जो इंपोर्टर है जो बाहर से चीज़ खरीदेगा, तो समझ लीजिए $1 का सामान उसने बाहर से खरीदा, तो उसको 70 रुपये देने पड़े ना, तभी तो $1 का सामान उसके पास आएगा। बात समझ में आई? लेकिन जब रुपी फॉल किया तो वही $1 का सामान उस इंपोर्टर को खरीदने के लिए 80 रुपये देना पड़ेगा, 10 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि रुपी फॉल हो गया। बात समझ में आ गई? तो इंपोर्टर को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो इंपोर्टर जब 70 की जगह 80 रुपये में चीज़ खरीदेगा, तो ये तो ऑब्वियस है कि इंडिया में जब वो चीज़ वो बेचेगा, इंपोर्ट किया तो ऐसे ही तो इंपोर्ट नहीं किया, इंडिया में जब वो बेचेगा तो प्राइसेस इंक्रीज करके बेचेगा ना। इसलिए क्या दिखाई देगा इंडिया में? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दिखाई देगा इंडिया में। बात समझ में आ गई? और ये करंट अकाउंट डेफिसिट को भी इंक्रीज करता है। करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने अभी आपको बोला, जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में गैप बढ़ेगा उतना करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज कर जाएगा। इंडिया के लिए अच्छा नहीं है ये, ठीक है? करंट अकाउंट डेफिसिट को इंक्रीज करेगा और इन्फ्लेशन रेज हो जाएगा क्योंकि इंपोर्टर ज़्यादा दाम पे ये चीज़ इंडिया में बेचेगा, उसको ज़्यादा पैसा लगा खरीदने में, तो बेचेगा भी ज़्यादा दाम में। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब इन्फ्लेशन रेज हो जाता है, चीज़ों का दाम बढ़ जाता है देश में, तो आरबीआई, इंडिया में आरबीआई क्या करेगा? फिर से रेपो रेट को हाइक करेगा। इसीलिए आप कनेक्ट कीजिए, करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि पहले रेपो रेट 4% के अराउंड हॉवर कर रहा था, लेकिन अभी ये रेपो रेट 6.5% को टच किया। क्यों किया? क्योंकि यूएस ने भी अपना फेडरल जो रिजर्व है उस अपना रेट उसने भी इंक्रीज किया, तो उसके साथ टक्कर देने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी को एक स्टेबल जगह पे रखने के लिए आरबीआई को अपना रेपो रेट इंक्रीज करना ही पड़ा। बात समझ में आ गई? रेपो इंक्रीज किया तो क्या होगा? लोन्स कॉस्टलियर हो जाएंगे ना। आप याद कीजिए, रेपो क्या होता है? जिस रेट से बैंक आरबीआई से लोन लेता है, तो अगर लोन्स कॉस्टलियर हो गया तो क्या होगा? लोग लोन कम लेंगे बैंक से, जो इंडिया का इकोनॉमी है उसमें पैसे का सर्कुलेशन कम हो जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा कम रहेगा, तो लोग चीज़ें खरीदेंगे कम, और क्या होगा? इन्फ्लेशन फॉल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, यहाँ पे एक नोट है कि ग्रेजुअली द गैप ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक हैज़ डिक्रीज्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएस, प्रेजेंटली 2.25% पे हॉवर कर रहा है। इस चीज़ को समझिए। ये जो इंटरेस्ट रेट का गैप है, इसका मतलब क्या होता है? गैप ऑफ इंटरेस्ट रेट मतलब जैसे यूएस के पास, जैसे यूएस और ये इंडिया, जैसे यूएस, इंडिया के पास रेपो है ना, इंडिया के पास रेपो इंटरेस्ट रेट है, वैसे यूएस के पास भी अपना इंटरेस्ट रेट है, तो दोनों ही इंक्रीज कर रहा है, दोनों ही इंक्रीज कर रहा है अपने आप को टक्कर देने के लिए, एक जगह पे रखने के लिए। तो इस इंक्रीज करने की मात्रा पे जो डिफरेंस है, मतलब समझ लीजिए यूएस ने 5% रेट इंक्रीज किया जो भी पहले था उससे, लेकिन इंडिया ने वहाँ पे सिर्फ 3% इंक्रीज किया, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, इकोनॉमी को देखना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में गैप कितना बन गया? 2% का। इस तरीके का गैप जो है, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है? द गैप ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक, इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज हो रहा है दोनों देश में, उसके बीच में जो गैप है वो डिक्रीज कर रहा है। मतलब क्या है? ये अच्छा साइन नहीं है, एक गैप होना चाहिए, ठीक है? अगर डिक्रीज किया मतलब डिक्रीज बिटवीन इंडिया एंड यूएस प्रेजेंटली एट 2.25% पे हॉवर कर रहा है। देखिए, एक तरीके से देखें तो ये अच्छा है कि इंडिया यूएस की तरफ जा रहा है, लेकिन यूएस का इकोनॉमी और इंडिया का इकोनॉमी में बहुत अंतर है, ठीक है? तो उसको स्टेबिलाइज रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आरबीआई के लिए बहुत ही टक्कर का काम है। यूएस के साथ इंडिया अभी कम्पीट नहीं कर पाएगा, इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है और यूएस मतलब ऑलरेडी ग्रोन इकोनॉमी है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आरबीआई क्या कर सकता है इसमें। अभी ऐसा अगर कंडीशन हो गया तो सबसे पहले क्या करेगा कि आरबीआई डॉलर को सेल करेगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, डॉलर को सेल करेगा मतलब क्या है कि अपने पास, आरबीआई के पास डॉलर का रिजर्व रहता है ना, रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वहाँ से डॉलर को सेल कर देगा और रूपी को अपने पास खींच लेगा। समझिए,
ये रहा इंटरनेशनल मार्केट, पूरा वर्ल्ड का मार्केट। ये क्या है? इंटरनेशनल मार्केट है। यहाँ पे करेंसी का वैल्यू और सब कुछ डिटरमाइन होता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो यहाँ पे अगर इंडिया ने डॉलर को ज़्यादा करके छोड़ा, मतलब क्या है, इंडिया से डॉलर बेच रहा है, तो इंडिया से पैसा इंटरनेशनल मार्केट पे आ रहा है। पैसा मतलब डॉलर, ठीक है। और इंडिया जो खींच रहा है बाहर, वो क्या है? इंडियन रुपी। इंडियन रुपी इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया खींच रहा है, डॉलर को सेल कर रहा है। इतना क्लियर है? तो मार्केट के अंदर क्या चेंज हुआ? इंडियन रुपी जो है मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडियन रुपी जो है वो कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? ऑब्वियसली कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि आरबीआई खींच रहा है ना बाहर इंटरनेशनल मार्केट से अपनी तरफ। इसलिए रुपी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट पे क्या हो रहा है कि रुपी का अमाउंट कम हो रहा है, अमाउंट कम हो रहा है, अमाउंट कम हो रहा है। तो अगर अमाउंट कम हुआ तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज की कर जाएगा। बात समझ में आ गई? देखिए, सेल डॉलर इन द एक्सचेंज ऑफ रुपी इन द करेंसी मार्केट, ठीक है। रुपी के एक्सचेंज में आरबीआई ने डॉलर को सेल किया। इसीलिए क्या हुआ कि रुपी इन द करेंसी मार्केट डिक्रीजेस। कैसे डिक्रीज किया रुपी इन द करेंसी मार्केट? अभी आपको समझाया। इंटरनेशनल मार्केट से रुपी खींच रहा है, डॉलर दे रहा है उसके बदले में, ठीक है। तो इसीलिए जब भी रुपी करेंसी मार्केट पे डिक्रीज करेगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इंटरनेशनल मार्केट पे रुपी का वैल्यू इंक्रीज करने का आरबीआई का ये टैक्टिक्स है। बात समझ में आ गई? तो इतना ही था इस वीडियो में। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आप लोग रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।